आज के मुख्य अतिथि हमारे सबके प्रेरणा को और आर्थिक उन्नति की पीठ जो है उसके पीठाधीश पर इस यूनिवर्सिटी के कुलपति आदरणीय श्री पी.के. जैन जी को सब लोग कहते हैं भाषण है भूपेश जी ने पूरे गाँव में प्रचारित करवाया था। आपका वीडियो चल रहा है गाँव में। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें और मैं और आपसे निवेदन करता हूँ सर, हमारे द्वार को खुले हुए हैं। हम चाहते हैं भौतिक साहब भी हैं, पहलवान साहब भी हैं, ये प्रक्षेत्रों का दौरा हम लोग कराना चाहते हैं, इनका प्रशिक्षण भी करना चाहते हैं। इन बच्चों की 10%, 20% आमदनी हल्का हो जाए, ये हमने वचन दिया है। इस वचन में आप नरसिंह विद्याधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु डॉक्टर श्यामदास जी महाराज, परम आदरणीय परम सम्मानीय श्रद्धेय, आपके चरण से हमारा ये विश्वविद्यालय आज धन्य हो गया। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आपके प्रति अपनी श्रद्धा। साथियों, ये सभागार 12 जुलाई 1958 को समर्पित किया गया था हमारे संस्कार करने को। तब से लेकर के आज तक बहुत सारे कार्यक्रम इस सभागार में होते चले गए। हम कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जिस कार्यक्रम में हमारे किसान भाई आते हैं तो वो कार्यक्रम हमारे लिए उत्सव हो जाता है। वो कृषि संस्कृति के लोग होते हैं, इसलिए हमारा वो सामान्य कार्यक्रम उत्सव में बदल जाता है जब हमारा किसान हमारे इस सभागार में उपस्थित होता है। आज अग्रवाल जी के माध्यम से, किसान सेवा संगठन के माध्यम से कैसा अमृत सहयोग है कि एक तरफ ये हमारी कृषि संस्कृति है तो दूसरी तरफ हमारी कृषि संस्कृति विराजमान। कृषि संस्कृति और कृषि संस्कृति ये दोनों का संयोजन करके किसान सेवा संगठन ने हमारे इस भूमि को पवित्रतम कर दिया है, पवित्र कर दिया है। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अग्रवाल जी का और हमारे विश्वविद्यालय से, देखिए आपके संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जिनको आप दादा अग्रवाल कहते हैं, वो भी इसी विश्वविद्यालय से शिक्षित और दीक्षित हैं। और जो आपके इस पूरे संगठन की रीढ़ है, इस संगठन की ओजस्विता के प्रतीक हैं डॉक्टर ब्रजेश दत्त हरजरिया, वो भी इसी विश्वविद्यालय के सदस्य हैं। हमारे के अग्रवाल साहब नहीं साहब, आप तो साहब 71 के हैं, 71 के हैं, लेकिन जज्बा तो देखिए ऐसा लगता है कि फिगर उल्टा हो गया है। जो उनका जोश, जुनून और जज्बा है वो किसी 17 साल के नौजवान से कम नहीं है। हमारे सारे नौजवानों को जो है जिनके पास में जोश ही जोश है, एक अग्रवाल साहब ऐसे जिनके पास में होश भी है और जोश भी है, तो जो है ऐसे अग्रवाल साहब का अभिनंदनीय है। और हमारे तमाम नौजवान लोग जो मंच पर उपस्थित हैं, हमारे विश्वविद्यालय के प्रमंडल के सदस्य डॉक्टर ब्रजेश दत्त हरजरिया जी, और हमारे सामने की पंक्ति में जितने बैठे हमारे सारे कृषि वैज्ञानिक साहब और अग्रवाल साहब हमारे सीनियर हैं। मैं इस यूनिवर्सिटी में 72 में आया, फर्स्ट ईयर में, 72 में फर्स्ट ईयर में आया, और जब मैं फर्स्ट ईयर में 72 में आया था 73 में दोनों यहाँ से डिग्री लेके जा चुके हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा है, हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा है कि जो सीनियर होता है उसका स्वभाव कहलाता है।
मैं चाहे कुलपति भी क्यों हूँ, लेकिन पटेल साहब भी और हमारे अग्रवाल साहब भी मेरे लिए आदरणीय और सम्माननीय, क्योंकि मेरे ये सीनियर लोग हैं। मित्रों, 72 से मैं इस मंच से जो है लोगों के सामने उपस्थित होता रहा हूँ। स्टूडेंट के रूप में आज 48 साल हो गए। अभी जैसे कि अग्रवाल साहब ने कह दी कि अगले स्थापना दिवस पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, शंका जाहिर कर रहे थे वो, मतलब मैं बिल्कुल मिलूंगा। तो पहला स्थापना दिवस पर भी मैं आप लोगों के साथ था, दूसरे स्थापना दिवस पर भी हूँ, और आप लोग कुलपति जी जिंदाबाद जिंदाबाद। अगला स्थापना दिवस भी इसी सभागार में इससे ज्यादा जोश और उमंग के साथ हम लोग मनाएंगे। और आपके आह्वान पर पहुंचे हमारे किसान भाई, एक किसान वाहिनी जो यहाँ पर उपस्थित हुई है, उसके सिर पर ये अग्रवाल साहब के संगठन के माध्यम से दी गई योग्य विराजित है। कुछ लोग भी इस तरह से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सभी लोग आए हैं गांव से, किसान परिवार से सभी लोग आए हैं। सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। कमी एक ही कह लो या कमी एक है, मैं कहना चाह रहा था किसान भाइयों और बहनों, और किसान की बहन को यहाँ पर आई नहीं है, ये गलती है सर, अगले साल आपको पूरी करना, आपको ये कमी को अगले साल पूरी करना है। लेकिन आपको आज इस बात का मार्क करना पड़ेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा। आज युवा सरकारी नौकरी में युवा का छुट्टी का खासकर महिलाएं अगर हैं, उनके लिए विशेष तौर पर युवा का बड़ा महत्व रखता है। आज हमारी मातृ शक्ति स्वरूपा महिला ये डॉक्टर अनिता बब्बर मैडम, अनिता जी आज सुबह से यहाँ पर बैठी हुई है, और उनके साथ हमारे सारे वैज्ञानिक एक बात कहते हैं, जैसे जानते हैं हमारे किसान की हमारे किसान के लिए कोई टारगेट नहीं होता। 24 घंटे अनवरत तो काम करता है, 24/7 और 12 महीने लगातार रूप से जो काम करते हैं, जो वास्तविक किसान है, जो सही किसान है। तो उसी प्रकार से कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी जो है पूरा 24 घंटे 27 दिन हमारे पूरे होते हैं। और अगर एक भी वैज्ञानिक को बोलो आप कि आज हमारा किसान मेला है, आज हमारा किसान संगोष्ठी, आज हमको होशंगाबाद चलना है, हम लोग सवेरे 6 बजे रवाना हो जाते हैं होशंगाबाद के लिए, और रात तक लौट करके घर को आते हैं। लेकिन वहाँ के किसानों को हमारे वैज्ञानिक पूरी सेवा देते हैं। एक भी व्यक्ति आज तक मेरे पिछले 48 साल में ऐसा नहीं लगा कि किसानों के प्रति कभी इस संस्था का कोई समर्पण न रहा, पूरा समर्पण। एक बात, और दूसरी बात की मैं गारंटी देता हूँ, 26 जिलों में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की इकाइयां हैं, चाहे वो हमारे महाविद्यालय, चाहे वो हमारे अनुसंधान केंद्र हो, चाहे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हो। जैसे आमतौर पर सरकारी दफ्तरों की परिपाटी होती है, उससे बीच से हट करके मिलेंगे। मैं किसानों के बीच मिलाना चाहता हूँ, आइए तो कभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आइए, हमारा वैज्ञानिक हंस करके आपका स्वागत करेगा, आपको बिठालेगा, एक कप चाय पिलाएगा, आपका काम आपको ध्यान देगा, जितना जो कुछ भी उसके पास हो 100% आपको समर्पित करेगा, और कार तक आपको छोड़ने के लिए आएगा, आपकी गाड़ी तक आपको छोड़ने के लिए आएगा। मैं तो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर रहने वाला एक किसान हूँ। हो सकता है कुलपति के दायित्व से मुक्त होने के बाद अपनी खेती किसानी के लिए चले जाऊं, लेकिन जबलपुर के मेरे नौजवानों, जबलपुर के मेरे किसानों, ये आपके लिए ऐसी पवित्र संस्था है, इसके साथ में दोस्ती करना सीखो, इसके साथ में रिश्तेदारी करो। मैं तो कहता हूँ कि आज जो है विज्ञान की दोस्ती के कारण से आज भारत जो आज विश्व गुरु होने का दावा कर रहा है, विश्व गुरु होने की बात कर रहा है, ये भारत जिसको सैकड़ों साल लग जाते थे किसी वैक्सीन को प्राप्त करने में, अकेली पोलियो की ड्रॉप को प्राप्त करने में 23 साल लग गए थे, आज 1 साल के अंदर में वैज्ञानिकों ने आज 1 साल के अंदर में वैज्ञानिकों ने कैसे हुआ? अरे लोग कहते होंगे किसानों को अन्नदाता, मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि जो हमारे जनगणना में लिखा हुआ है ना, भारत भाग्य विधाता, तो इस देश का किसान भारत का भाग्य विधाता। आज जो एक चमचमाती हुई हमारे बाजार हो रहे हैं, जगमगा रहे हैं हमारे बाजार, ये हमारी चमचमाती हुई सड़कें, ये गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं बड़े बड़े शहरों की, ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने तैयार किया है तो उस किसान ने तैयार किया। अगर इस देश का अनाज का भंडार खाली होता, इस देश के लोगों का पेट खाली होता, तो मित्रों जो है खाली पेट तो भगवान का भजन नहीं हो सकता। किस विकास की बात कर रहे हैं? किस विकास की बात कर
1965 का वो दौर जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, है ना, तो तब जो है पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई 1965 में, और हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई, है ना, लेकिन हमको उस जीती हुई जमीन को ताशकंद के समझौते में लौटाना पड़ा। और वो ताशकंद का समझौता ऐसा कि हमको एक अच्छे यशस्वी प्रधानमंत्री से हाथ धोना पड़ा। ये पूरे विश्व के इतिहास में कहीं नहीं है कि किसी देश का प्रधानमंत्री अगर किसी वार्ता के लिए जाए और वापस अपने देश को उसकी डेड बॉडी लौट करके आए। ये इस देश की इस पीड़ा को भुगता है 1965-66 के दौर में। तो जीती हुई जमीन वो लौटाता है जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसके ऊपर पड़ता है जिसकी पेट खाली होते हैं, जिसके गोदाम खाली होते हैं। और जब गोदाम भरा हुआ होता है 1998 में तो परमाणु का विस्फोट करता है प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री को देता है, इस देश का किसान देता है। ये देश के नेता अगर गलत करके भाषण देते हैं, आंख से आंख मिलाने की अगर बात करते हैं दूसरे राजनीतिकों से, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे देश का वो रामलाल और श्यामलाल खा खेत पर खड़ा है, वो इस बात की गारंटी देता है कि आदरणीय अटल जी और आदरणीय कलाम साहब परमाणु का विस्फोट करो, देश के अनाज के गोदाम भरे पड़े हुए हैं, कभी ना कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। कह रहे थे यहाँ पर आदरणीय साहब स्थापक साहब कह रहे थे कि किस प्रकार की खेती उस जमाने में हुआ करती थी। मित्रों कभी सोचिए तो, जब रीवा का किसान अपने घर में खाना खाता था, रीवा के आदमी के घर में कोई मेहमान आता था, तो वो जो है मेहमान के साथ में घर का एक ही सदस्य खाना खाता था, क्योंकि घर में खाने के लिए चावल नहीं होता था कि हम किसान मेहमान के साथ में पूरे परिवार के साथी लोग बैठ जाएं, कोदो खाया करते थे। जब मेहमान रवाना होता था तो कोदो खा लिया करते थे। जब बालाघाट में कोई मेहमान आता था तो परिवार के लोग एक व्यक्ति उसके मेहमान के साथ में बैठ के रोटी खाता था, बाकी परिवार के सदस्य नहीं खाते थे, क्योंकि घर में आटा ही नहीं होता था, गेहूं ही नहीं होता था, चावल होता था। जब मेहमान रवाना हो जाता था तो सब लोग बैठ करके भात खाया करते थे। आज घरों के साथ में बालाघाट का किसान भी रोटी खा सकता है, और रीवा का किसान भी अपने घर में शान के साथ में बैठ करके चावल खा सकता है। और नरसिंहपुर का आदमी कभी जबलपुर आता था, जब जबलपुर से वापस फल लेकर के अपने साथ में लेकर के जाता था, कोई रिश्तेदार ट्रेन में मिल जाए या बस में मिल जाए तो पूछता था घर में किसी की तबीयत खराब है क्या। हम तब फल खरीदते थे जब घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती थी। आप याद कीजिए कि जब स्टार टीवी पर एक प्रोग्राम होता है कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन एक क्वेश्चन पूछता है कि पूरे विश्व में ऐसे देश का नाम बताइए जो दूध के उत्पादन में प्रथम नंबर पर हो। 5 लाख रुपए का वह जवाब होता है भारत। 5 लाख रुपए का जवाब, पूरे विश्व में हम दूध के उत्पादन में प्रथम नंबर पर होते हैं। और जब हम बीमार होते थे तब हम फल खरीदते थे। आज फल और सब्जी के उत्पादन में हम इतने आगे बढ़ गए हैं, पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पर हैं। जिस इंग्लैंड ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया, उस ब्रिटेन का, उस इंग्लैंड का साल भर का जितना फल और सब्जी का उत्पादन होता है, उतना फल और सब्जी भारत में सड़ जाता है। हालांकि गौरव की बात तो, और दूध के उत्पादन में नंबर 1, फल और सब्जी के उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 2 पर, और अनाज और गेहूं और चावल के उत्पादन की मैं क्या बात करूं, जिसके लिए भारत का प्रधानमंत्री 1965 में लाल किले के प्राचीर से कहता था कि मेरे देश में खाने के लिए चावल का दाना नहीं है, गेहूं का दाना नहीं है, देश की जनता एक दिन का उपवास करे। और उपवास किया जाता था, गांव-गांव में उपवास करते थे। हमारी माताएं उस सोमवार के उपवास को शास्त्री सोमवार का नाम दिया करती। शास्त्री जी ने तो घर किए, सोमवार के दिन उपवास करते थे गांव के लोग, और कहते थे शास्त्री सोमवार का उपवास है। सुने कि नहीं सुने आप लोगों ने? क्यों? शास्त्री जी वहां से कहते थे देश में खाने के लिए गेहूं और चावल नहीं है। मित्रों, गेहूं और चावल की मैं क्या बात करूं? मैंने बता दिया दूध के बारे में, सब्जी और फल के बारे में बता दिया। अब गेहूं और चावल की बात आती है तो शायद दूसरे देश के किसी गांव के रहने वाले को चांद पर अगर जाना हो तो रॉकेट की जरूरत हो सकती है, लेकिन मेरे भारत के देश में बनारस के पास के किसी गांव वाले को मेरे साथ भाई चंद्रमा पर जाना हो तो इनको रॉकेट की जरूरत नहीं है। गेहूं और चावल की पूरी इतना जो देश गाने के लिए
उस देश से किसने किया? ये हमारे किसान ने करके दिया है, इसीलिए हम उसको भारत का भाग्य विधाता कहते हैं। ये हमने कर दिए। जय जवान जय किसान का नारा लगा, इस देश के किसान ने सबसे पहले अपने कर्तव्य का पालन किया। इस देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, भारत माता के प्रति अगर किसान का जो कर्तव्य था, किसान ने वो कर्तव्य करके निकला दिया। अब वो किसान की पीढ़ी आई है जो कहती है कि मेरी उस पीढ़ी में जो है हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। वो पीढ़ी जो मेरे बाप दादों की पीढ़ी थी, हमारे जैसे की पीढ़ी थी, उसने कही कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के मेरे बच्चों रखना इसे संभाल के। तो अब आपका दायित्व है कि उन्होंने कर्तव्य की पूर्ति किए, आपके से संगठन के माध्यम से आप अपने हक की बात करते हैं। जब आप बात करोगे तो मित्रों वो सम्मान जो है वो पाया नहीं जाता। मैं आदरणीय अग्रवाल साहब से थोड़ा सा मतभेद है मेरा। सम्मान जैसे स्थापक साहब को कहे कि आपका जूनियर इंजीनियर, आपका डिविजनल इंजीनियर, आपका सब इंजीनियर हमारे लोगों का सम्मान करे। अरे मित्रों, हमारे साथ दोस्ती करो। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का विज्ञान आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। क्योंकि दोस्ती की अपील मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये कैसे हो गया। देखिए, पूरे विश्व की हमारे पास में, भारत के पास में सिर्फ 3% जमीन है। पूरे विश्व की सिर्फ 3% जमीन है हमारे पास। पूरे विश्व की सिर्फ 4% जलराशि है हमारे पास में, और पूरे विश्व की 17% की आबादी है। सोचिए, पूरा संसार इस चमत्कार को देख रहा है कि सिर्फ 3% जमीन से, सिर्फ 4% जल से आप पूरी 17% आबादी भारत ने ऐसा क्या करके दिखला दिया जो है आपको अगर पूरे विश्व में देख रहे हैं भारत की तरफ में, तो सिर्फ और सिर्फ इस किसान की विद्वत के कारण से जो है आज विश्व गुरु होने का भारत जो है हौसला रखता है। तो ये चीज कैसे हुई? हम जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो हम सिर्फ 33 करोड़ थे, 33 करोड़ थे। 33 करोड़ से 1965 के आगे तक हम 50 करोड़ हो गए। तब 50 करोड़ का पेड़ नहीं भर सकता था, जबकि जमीन इससे ज्यादा थी, जल राशि इससे ज्यादा थी। 50 करोड़ का भी पेड़ नहीं भर सकते थे और अपील करते थे जय जवान और जय किसान का नारा लगाते थे हमारे प्रधानमंत्री, और अपील करते थे देश की मिट्टी के भूखा रह जाए, भूखा रहे, उपवास करे। और आज 135 करोड़ पेड़ है। न केवल पेड़ भर रहे, न केवल आत्मनिर्भर है, अभी तो निर्यात कर रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? क्या हमारी पुरानी पीढ़ी आलसी थी? हमारे जो बुजुर्ग थे वो कमजोर थे क्या? मेरे दादा खेती करते थे, एक एकड़ में 5 क्विंटल धान पैदा करते थे। मेरे पिताजी जब खेती करते थे, एक एकड़ में 10 क्विंटल धान पैदा करते थे। आज जब मैं खेती कर रहा हूँ, एक एकड़ में 50 क्विंटल धान पैदा कर रहा हूँ। मैं ज्यादा अपने खेत से 250 किलोमीटर दूर रहकर 50 क्विंटल धान पैदा कर सकने की मैं हिम्मत रखता हूँ। तो क्यों? सिर्फ टाइम नहीं था हमारे सामने, ज्ञान था। इसलिए 65 में इस देश का प्रधानमंत्री जय जवान और जय किसान का नारा बुलंद करता है, और 98 के आगे तक अटल जी उसी लाल किले के प्राचीर से जब अपना भाषण देते तो कहते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान की बात करते हैं। और जब मोदी जी संसद में भाषण देते हैं तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान की बात करते हैं। तो आज की जो बात ये सिर्फ उस विज्ञान और अनुसंधान के कारण से मिली है, और उस विज्ञान और अनुसंधान की पीठ अगर कोई है तो ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ पर विज्ञान की बात होती है, यहाँ पर अनुसंधान की बात होती है, और बिना किसी भ्रष्टाचार की बात होती है। 0 भ्रष्टाचार इस विश्वविद्यालय के अंदर, 0 दावे के साथ आइए हम अपने वैज्ञानिकों से अपील करते हैं, कहते हैं कि किसान चाहे जिस रास्ते से आए, किसान चाहे जिस दरवाजे से आए, किसान चाहे किसी भी संगठन के माध्यम से आए, वो हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। और मैं किसानों को कहता हूँ कि यहाँ आइए, डंडे की चोट पर आइए। ये विश्वविद्यालय आपके लिए, ये करोड़ों की जो जितनी संपत्ति यहाँ पर दिख रही है, ये जितने संसाधन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे किसान के लिए है। हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं
यहाँ के वैज्ञानिकों से नाता जोड़िए। अब देखिए तो पहलवान साहब पूरे सैकड़ों की सभा में हम लोग कराते हैं। किसी सरकारी अधिकारी ने इस बात की हिम्मत क्या कुलपति तो मैं नियति से हूँ, नियति ने मुझे कुलपति बना दी है, वरना प्रकृति से तो मैं किसान हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि आइए हम जो है न केवल दोस्ती रिश्तेदारी रखते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर से जब निकले तो पर्पस की अपने सभी के घर के सामने से निकले तो चुपचाप चले जाते हैं। अरे वो गाँव के पास से भी जाए तो लाल सा होती है, ये तो आ रहा है मेरी बेटी कैसी, मेरा बेटा कैसा है, मेरे रिश्तेदार कैसे। इस प्रकार की भावना आपके हृदय में आना चाहिए जब इस विद्यालय के सामने से निकले कि मेरे वैज्ञानिक कैसे चले। तो पहलवान साहब ने अपना मोबाइल नंबर सबको नोट कराया। आमतौर पर किसी कलेक्ट्रेट का पॉपुलर मोबाइल नंबर नोट नहीं कराता, पता नहीं कब हम तो डिस्टर्ब होने के लिए, अगर किसान हमारे मोबाइल नंबर करता है तो हम धन्य हो जाते हैं कि आज चलो मेरे मोबाइल नंबर किसी किसान का होता है। और याद कीजिए डॉक्टर पहलवान के पास वो संस्कृति है, समर्पण की संस्कृति किसानों के प्रति। पाटन का एक किसान आया लॉकडाउन के दौरान ऑटो करके आया, 4 बोरी धान का बीज यहाँ से ले गए और पाटन से फिर तीसरे दिन फोन किए कि पहलवान साहब बीज का पता है, बीज तो खा गया पहलवान साहब। पहलवान साहब ने बोले आप रखिए उस बीज को अपने पास में रखिए, हम अभी रिप्लेस करवाते हैं। और देखिए यहाँ से 4 बोरा धान का बीज उनको पास में हिलाया गया और उनका 3 बोरा सही निकला, 1 बोरे को उन्होंने रिप्लेस किए, 1 बोरा हमने वापस ले आए। सिहोरा का किसान ने जब फोन किया पहलवान साहब को कि साहब हमारे 4 बोरे खराब हो गए, बीज हमारा अच्छा नहीं, क्योंकि बीज जब वितरित होता है तो हर जगह वैज्ञानिक या संचालक को खराब होता नहीं, कभी-कभी किसान की चूक से, कभी-कभी हमारे लेबर लोगों की चूक से इस प्रकार की चीज हो जाती है। तो जब सिहोरा के किसान के चारों बोरों का बीज बदला गया तो उस किसान ने कहा कि साहब ये पहला सरकारी मौका है जिसने देने के बाद में हमारे बीज को बदला है, ऐसे लोगों को हम कल्पना नहीं कर सकते। आपने गोस्वामी तुलसीदास रामायण में चौपाई में सुनी होगी, पढ़ी होगी कभी आपको कि वे हरि अनंत हरि कथा आनंदा गाँव सुने बहुविधि समसंदा। मैं कहता हूँ कृषि अनंत कृषि कथा आनंदा गाँव सुने बहुविधि समसंदा। कृषि का इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है कि रात भर ये रामायण चलती रहे कृषि की, क्योंकि खत्म नहीं हो सकती। समय का राजा है, हमारे किसान भाई बहुत दूर से आए हैं, इसलिए समय की मर्यादा का पालन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। इस महाविद्यालय की धरती पर उठे हुई है, बार-बार आते रहिए, हमारे महाविद्यालय की, हमारे इस विद्यालय की धरती को कम से कम पवित्र करके जाइएगा। हम कुछ आपको दे सकेंगे, बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय जी। आप साहब कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता कि आपने आज कार्यवाही कर दिया और आज से हम रिश्तेदार हो गए हैं। विश्वविद्यालय से हमारा रिश्ता कायम हो गया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अब आपने रिश्तेदारी का हाथ बढ़ा दिया। कोई ईमानदारी से भाइयों में भागा है, ये बात आपको देना चाहता हूँ। कम मौका मिले ना मिले, इसलिए मैं नहीं करना चाहूँगा। जेल की बात होती है ना, बहुत जल्दी पापा है इसमें काफी लंबी चर्चा कि अगर आप देखिए ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति की मैंने बात किया था, तो ऋषि संस्कृति में भी और कृषि संस्कृति में भी धरती को हमने माता का दर्जा देकर के रखेंगे। धरती हमारी माता है, एक ऐसी माता है जो मेरे बेटे की भी माँ थी, मेरी भी माँ है, मेरे पिताजी की भी माँ थी और आने वाले पुरानी की भी पीढ़ी तक माता रहेगी। सनातन काल से लेकर के आज तक धरती को हम माता का स्वरूप प्रदान करते हैं। क्यों? भारतीय संस्कृति इसको क्यों माता का रूप दिया हुआ है? एक मुट्ठी अगर मिट्टी आप निकालेंगे, आप कल्पना कीजिए पूरे विश्व में पूरे
और हम उसको माता का दर्जा देते हैं, नारायण को जला करके माता को कष्ट देते हैं। आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से मैं संदेश भेजना चाहते हैं गाँव आपका कि प्लीज नरवाई मत जलाइए। नरवाई जलाना अपनी किस्मत को जलाने के बराबर होता है। तो नरवाई को नष्ट करने के लिए अब नरवाई नष्ट कैसे की जाए? आदमी बुनी हमको करनी है तो हमारे पास में बायोडाइजेस्टर है ना, उसका छिड़काव कर देने से वो खाद में जल्दी परिवर्तित हो जाएगा, एक बात। और दूसरी चीज देखिए, ये जो रासायनिक खेती सिर्फ 70 साल की उम्र है इसकी। जब हम गुलाम थे हम रासायनिक खेती नहीं करते थे। ये हमारे केमिकल फर्टिलाइजर और जो हमारी दवाएं हैं, ये रासायनिक दवाएं, इनका इतिहास सिर्फ 70 साल का इतिहास है। इसके पहले कुछ नहीं हुआ, उसके पहले भी खेती होती थी, उसके पहले भी पेड़ पौधे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, पहले आवश्यकता थी कि उत्पादन बढ़ाओ, क्योंकि हमको बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरना है। तो तब हमको जो है वो क्वांटिटी की जरूरत थी, अब हमको क्वालिटी की जरूरत है। इस रासायनिक खेती से ध्यान दीजिएगा, ये रासायनिक खेती हमारी धरती को खराब करती है, ये रासायनिक खेती हमारी प्रकृति को खराब करती है, ये रासायनिक खेती हमारी संस्कृति को खराब करती है, ये रासायनिक खेती हमारी संतति को खराब करती है। ऐसी रासायनिक खेती को एकदम से नहीं छोड़ सकते। जैसे कि हमारे दिमाग में भाव भरी हुई है कि हमारे उत्पादन हमारा कम हो जाएगा, लेकिन हमारे पास में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के पास में 16 किस्म के बायो फर्टिलाइजर हैं, जैव उर्वरक, 16 किस्म के पाउडर और 16 किस्म के तरल हमारे पास में जैव उर्वरक हैं और बहुत सस्ते हैं। जिसको भी जैविक खेती करना है हमारे पास में आए, सस्ते दामों में पाउडर लेकर के जाए, तरल पदार्थ लेकर के जाए। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि किसानों को बात को पहुंचाओ। ये ऐसा फर्टिलाइजर है, ये बायो फर्टिलाइजर जिसको हम जैव उर्वरक कहते हैं, ऐसा है कि आपकी जमीन को छू ले तो आपकी जमीन सोना उगलेगी। वो कहते थे ना, वो कार्टून का गाना, मेरे देश की धरती सोना उगलेगी। तो अगर अपनी धरती से सोना उगलवाना है तो हमारी रिश्तेदारी की आपको कसम है, हमारे यहाँ से फर्टिलाइजर खरीद करेंगे। तो आपकी धरती से सोना उगलवाएगा फर्टिलाइजर, और दूसरे तरफ आपकी आय को दोगुना करेगा। कैसे दोगुना करेगा? क्योंकि लागत आपकी कम है, लागत आपकी कम होगी। और जितना आप यूरिया और डीएपी और दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, उसका सबसे अच्छा विकल्प हमारा बायो फर्टिलाइजर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में जितने शासकीय तंत्र हैं, जितने जैव उर्वरक की फर्टिलाइजर की जितनी लेबोरेटरीज हैं, उनमें सबसे ज्यादा सक्षम हमारे जबलपुर की लेबोरेटरी है। 16 स्ट्रेन के फर्टिलाइजर किसी के पास में उत्पादित नहीं होते। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। इस साल का आप भरपूर उपयोग करेंगे, ऐसी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ। और अपनी इस बात को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, दूसरे किसानों तक इसको पहुंचाइए। जैविक खेती के लिए बीज हमारे पास, जैविक खेती के लिए फर्टिलाइजर हमारे पास, जैविक खेती के लिए जैविक कीटनाशक भी हमारे पास में है। और नरवाई को नष्ट करने के लिए हमारे पास बायोडाइजेस्टर भी है। आइए इन सुविधाओं का हमको बहुत भरपूर फायदा उठाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज के कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, आज सुबह आप 1 बजे 12:30 बजे यहाँ आए थे और मेरा ख्याल है आपको 5 से 6 बज जाएगा। सबसे बड़ी उपलब्धि जो है हमारे आज के इस कार्यक्रम की कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से तो हमारा रिश्ता कायम हुआ, हमारी दोस्ती मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी से भी हुई। अब हम दोस्ती और रिश्तेदारी का जो सिलसिला है, ये हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे